55 साल। जब मैं इस संख्या को अपने भीतर महसूस करती हूँ तो यह महज एक अंक नहीं लगता। यह उन तमाम सर्दियों की धूप है जो मेरे आंगन में उतरी और उन बरसातों की नमी है जो मेरी रसोई की दीवारों में समा गई। आज जब मैं खिड़की के पास बैठी हूँ तो बाहर की दुनिया वैसी ही है, शोर से भरी, भागती दौड़ती। लेकिन मेरे भीतर एक ठहराव है। यह वह ठहराव नहीं है जो संतोष से आता है, बल्कि वह है जो बहुत कुछ सह लेने और फिर उसे पीछे छोड़ देने के बाद मिलता है। मेरा जन्म एक ऐसे छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जहां शामें जल्दी ढल जाती थीं और घर की मर्यादाएं सूरज ढलने से पहले ही खींच दी जाती थीं। पिता का अनुशासन उनकी आवाज में नहीं, बल्कि उनकी खामोश उपस्थिति में था। जब वे शाम को दफ्तर से लौटते और अपने चश्मे को उतारकर मेज पर रखते तो पूरा घर जैसे सांस रोककर उनके निर्देशों का इंतजार करता। मेरी माँ, वह तो जैसे त्याग की एक मूरत थीं, जिसे हम सबने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया था। मैंने उन्हें कभी अपनी थकान का जिक्र करते नहीं सुना, कभी यह कहते नहीं सुना कि आज उनका मन खाना बनाने का नहीं है। बचपन के वे दिन याद आते हैं तो एक अजीब सी महक महसूस होती है, गीली मिट्टी और रसोई में भुनते मसालों की। माँ अक्सर कहती थीं, बेटी, औरत का असली गहना उसकी सहनशक्ति है। तब मुझे यह बात किसी कविता की पंक्ति जैसी लगती थी, सुंदर और गहरी। मुझे क्या पता था कि यही पंक्ति एक दिन मेरे जीवन का आधार बन जाएगी। शादी के बाद जब मैं एक नए शहर की दहलीज पर पहुंची तो मेरे सूटकेस में सिर्फ कपड़े और यादें नहीं थीं, बल्कि वे संस्कार भी थे जो मुझे सिखाते थे कि अपनी इच्छाओं को परिवार की जरूरतों के नीचे कैसे दबाया जाता है। नया घर, नए चेहरे और उम्मीदों का एक अंबार। मेरे पति एक नेक इंसान थे, लेकिन वे भी उसी सांचे में ढले थे जहां पुरुष को प्रदाता और स्त्री को पोषक माना जाता था। हमारी बातचीत का दायरा अक्सर घर के बजट, बच्चों की फीस और सामाजिक जिम्मेदारियों तक ही सीमित रहता। प्रेम था, पर वह उन छोटी छोटी चिंताओं के नीचे दब गया था जिन्हें हम गृहस्थी कहते हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। रसोई की दीवारों पर कालिख जमती रही और मैं उसे हर दिवाली साफ करती रही, यह सोचे बिना कि मेरे अपने भीतर भी कितनी ही बातें अनकही रहकर धुंधली पड़ रही हैं। फिर मेरे बेटे का जन्म हुआ। वह क्षण ऐसा था जैसे ईश्वर ने मेरे अस्तित्व को एक नया अर्थ दे दिया हो। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही उंगलियों से मेरा पल्लू पकड़ा तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया की ताकत मेरे हाथों में आ गई है। मैंने तय किया था कि मैं उसे वह सब दूंगी जो मेरे पास नहीं था, सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि वह समझ भी जो इंसानों को जोड़ती है। वह बड़ा होने लगा। उसके घुटनों के बल चलने से लेकर स्कूल के पहले दिन तक मैंने हर पल को अपनी आंखों में सहेज लिया। माँ होना एक ऐसा नशा है जो आपको खुद से दूर ले जाकर किसी और के लिए जीना सिखा देता है। मुझे गर्व था उस पर। वह मेधावी था, शांत था और सबसे बढ़कर वह मेरा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके कद के साथ साथ उसके और मेरे बीच की वैचारिक दूरियां भी बढ़ने लगीं। वह आधुनिक शिक्षा और नई दुनिया के सपनों से लैस था, जबकि मैं अभी भी उन पुरानी कहानियों और अनुभवों की पोटली बांधे खड़ी थी। कॉलेज के दिनों में जब वह देर रात घर लौटता या अपने भविष्य के बारे में ऐसी बातें करता जो मेरी समझ से परे थीं, तो मैं डर जाती। वह डर उसकी असफलता का नहीं था, बल्कि उसे खो देने का था। मैं उसे टोकती, उसे समझाती, कभी कभी थोड़ा कड़ा भी बोल जाती। मुझे लगता था कि मेरा अनुभव उसकी सुरक्षा के लिए एक ढाल है, पर मैं यह भूल गई थी कि ढाल कभी कभी कैद भी बन सकती है। एक दिन जब उसने अपने जीवन का वह बड़ा फैसला लिया जो मेरी नैतिकता और परंपराओं के खिलाफ था, तो मैंने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। मैंने उसे वह सब कहा जो एक माँ को कहना चाहिए। पर उस दोपहर धूप में तपते कमरे में जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा परायापन था। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, आप अपनी दुनिया में रहती हैं,
मेरी दुनिया अलग है। वे शब्द नहीं थे, एक दीवार थी जो अचानक हमारे बीच खड़ी हो गई थी। उस पल के बाद घर की खामोशी बदल गई। वह खामोशी जो पहले शांति हुआ करती थी, अब एक बोझ बन गई थी। मैंने बोलना बंद नहीं किया था, लेकिन मेरे शब्दों का वजन खत्म हो गया था। मैं रसोई में बर्तन खड़काती, लोगों से बात करती, लेकिन भीतर ही भीतर एक हिस्सा सुन्न पड़ गया था। रातें लंबी होने लगीं। मैं छत को ताकते हुए सोचती कि क्या यही उस तपस्या का फल है जो मैंने 30 सालों तक की? क्या माँ होना सिर्फ एक भूमिका है जो समय आने पर खत्म हो जाती है? उस अंधेरे में मुझे अपनी माँ की याद आई। उनकी वह शांति जिसे मैं कमजोरी समझती थी, अब मुझे एक शक्ति के रूप में दिखने लगी। वह चुप रहकर हारती नहीं थीं, बल्कि खुद को बचा लेती थीं। यहीं से मेरी इस मौन की यात्रा शुरू हुई, जहां मैंने सीखा कि जब शब्द हारने लगें, तो चुप्पी को हथियार बनाना ही श्रेयस्कर है। वह दोपहर मुझे आज भी बिल्कुल साफ याद है, जब घर की हवा का मिजाज हमेशा के लिए बदल गया। सूरज की रोशनी आंगन में तिरछी गिर रही थी और रसोई से उठती हुई मसालों की खुशबू घर के हर कोने में फैली थी। बेटा सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में डूबा था और मैं पास ही बैठी उसे वह सब समझाने की कोशिश कर रही थी जो मैंने उम्र भर की ठोकरों से सीखा था। मेरा स्वर ऊंचा नहीं था, उसमें केवल ममता की वह अधीरता थी जो चाहती है कि औलाद को वह चोट न लगे जो उसने खुद खाई है। लेकिन अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जिसे मैं बचपन में जिज्ञासा कहती थी, बल्कि एक ऐसी ऊब थी जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उसने बहुत धीमे मगर पत्थर की तरह सख्त लहजे में कहा, माँ, आपकी सलाह अब पुरानी पड़ चुकी है। यह मेरी जिंदगी है और आपके अनुभव यहाँ काम नहीं आएंगे। उस एक पल में जैसे बरसों से बुना गया वह रेशमी धागा टूट गया जो मुझे मेरे होने का एहसास दिलाता था। मैं वहीं जमी रह गई। मेरे होंठ कुछ कहने को खुले, पर शब्द जैसे गले में ही कहीं रास्ता भूल गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिस घर को मैंने अपनी आवाज से सिंचा था, जहां मेरी राय कभी पत्थर की लकीर मानी जाती थी, वहां अब मैं केवल एक पृष्ठभूमि की तरह रह गई हूं। मैं चुपचाप उठी और रसोई में चली गई। वहां पहुंचकर मैंने नल खोल दिया ताकि बहते पानी की आवाज में मेरे भीतर टूटती हुई किसी चीज की आवाज दब जाए। वह दिन मेरी चुप्पी का पहला दिन था। यह चुप्पी किसी रूठने की तरह नहीं थी, न ही इसमें कोई विरोध था। यह तो एक आत्मसमर्पण था, एक एहसास कि अब मेरी आवाज इस घर की दीवारों से टकराकर वापस मुझी तक लौट आएगी। शुरुआती कुछ दिन बहुत अजीब थे। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मेरे लिए वह सामान्य नहीं था। सुबह जब मैं चाय की प्याली पति के सामने रखती, तो वे अपनी अखबार की दुनिया से सिर उठाकर एक बार मेरी ओर देखते, जैसे पूछना चाह रहे हों कि आज मैंने कुछ कहा क्यों नहीं। बेटा नाश्ते की मेज पर आता, वह भी शायद तैयार रहता कि आज फिर माँ उसे टोकेगी कि रात को जल्दी सोया करो या सेहत का ध्यान रखो। लेकिन जब मेरी ओर से केवल एक शांत मुस्कुराहट और गर्म परांठे मिलते, तो वह भी असमंजस में पड़ जाता। मेरी चुप्पी ने उसे एक ऐसी आजादी दे दी थी जिसकी उसने शायद चाहत तो की थी, पर उसे उसकी आदत नहीं थी। मैं देख पा रही थी कि मेरे न बोलने से उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। यह मौन का वह जादुई असर है जो शब्दों से ज्यादा शोर मचाता है। रातों को जब पूरा घर गहरी नींद में होता, मैं अपने बिस्तर पर लेटी छत के पंखे की उस निरंतर आवाज को सुनती। उस सन्नाटे में मुझे अपने भीतर के शोर सुनाई देते। कभी लगता कि मैं हार गई हूं, कभी लगता कि मैंने खुद को बचा लिया है। एक रात मुझे अपना वह बचपन का शौक याद आया, डायरी लिखना। अलमारी के सबसे निचले कोने से मैंने एक पुरानी नोटबुक निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, ठीक उसी तरह जैसे मेरी अपनी इच्छाएं। मैंने लिखना शुरू किया। पहले दिन तो हाथ कांपते रहे, पर धीरे धीरे कलम और कागज के बीच एक रिश्ता बनने लगा। जो बातें मैं बेटे से नहीं कह पाई, जो शिकायतें पति से नहीं कर पाई,
वे सब उस पन्ने पर उतरने लगीं। मैंने महसूस किया कि चुप्पी ने मुझे एक बहुत बड़ी शक्ति दी थी, खुद को दोबारा देखने की शक्ति। उन दिनों मैंने गौर किया कि जब हम बोलते हैं तो हम दूसरों को सुन रहे होते हैं या दूसरों के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम चुप होते हैं तो हम अंततः खुद को सुनना शुरू करते हैं। मैंने अपनी पसंदीदा साड़ियां निकालना शुरू किया जो मैंने बरसों से किसी खास मौके के लिए बचाकर रखी थीं। मैंने उन पुराने भजनों और गीतों को गुनगुनाना शुरू किया जो गृहस्थी के शोर में कहीं खो गए थे। बेटे को लगा होगा कि माँ बदल गई है, शायद वह नाराज है, पर सच तो यह था कि माँ अब धीरे धीरे खुद को ढूंढ रही थी। एक दिन शाम को उसने मुझसे पूछा, माँ, आप आजकल इतनी शांत क्यों रहती हैं? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुराना बचपन का भोलापन क्षण भर के लिए लौटा था। मैंने सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकार्यता थी कि बेटा, अब तुम अपने रास्ते पर हो और मैं अपने। इस खामोशी ने मुझे एक और बड़ा सबक सिखाया, रिश्तों में स्पेस या दूरी का महत्व। मैं हमेशा उसके जीवन में एक अतिचारी की तरह रहना चाहती थी, हर फैसले में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब जब मैंने खुद को पीछे खींचा तो मैंने देखा कि वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख रहा है। हाँ, उसने कुछ गलतियां की, कुछ रातों को वह परेशान भी दिखा, पर मैंने उसे यह नहीं कहा कि मैंने कहा था ना। मैंने उसे अपनी चुप्पी से वह गरिमा दी कि वह गिर सके, संभल सके और खुद सीख सके। माँ होने का मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं होता, कभी कभी रास्ते से हट जाना भी होता है, ताकि बच्चा अपनी पगडंडी खुद बना सके। मेरी यह 15 घंटों की मानसिक यात्रा अभी जारी थी। हर बीतता घंटा मुझे 55 साल की उस औरत से मिला रहा था, जो अब केवल एक माँ, एक पत्नी या एक बहू नहीं थी। वह अब मैं बन रही थी। मैंने उन पुरानी किताबों को फिर से पढ़ना शुरू किया जो अलमारी में धूल फांक रही थीं। प्रेमचंद की कहानियों से लेकर अमृता प्रीतम की कविताओं तक, हर शब्द मुझे यह याद दिला रहा था कि मेरी अपनी भी एक पहचान है। वह पहचान जो इस रसोई और रिश्तों के ताने बाने से परे है। जब इंसान चुप होना सीख जाता है तो उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन जीवन अक्सर हमारी चुप्पी की गहराई नापने के लिए ऐसे तूफान भेजता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मेरी इस नई साधना को अभी कुछ ही हफ्ते बीते थे कि घर के माहौल में एक भारीपन छाने लगा। मेरे पति, जो हमेशा अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, अब मेरी चुप्पी से असहज होने लगे थे। एक शाम, जब मैं बालकनी में बैठी डूबते सूरज की लाली देख रही थी, वे मेरे पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, बस रेलिंग को पकड़े सड़क की हलचल देखते रहे। फिर अचानक बोले, तुम बहुत बदल गई हो। घर अब घर जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई अजनबी रह रहा हो। उनकी बातों में एक तरह की हताशा थी। मुझे एहसास हुआ कि सालों से उन्होंने मुझे सिर्फ एक सुविधा के रूप में देखा था, वह स्त्री जो चाय बना देती है, जो कपड़े तह करके रखती है, जो उनकी हर शिकायत को बिना किसी तर्क के सुन लेती है। आज जब मैंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया तो उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती हुई महसूस हुई। उस पल मेरे मन में बहुत कुछ आया। जी चाहा कि उन्हें याद दिलाऊं कि कितनी बार मैंने अपनी बात कहनी चाही और उन्होंने अखबार के पन्ने नहीं पलटे। जी चाहा कि पूछूं कि क्या एक औरत का मौन इतना डरावना होता है कि वह घर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस उनकी ओर देखा और उनकी चाय की प्याली में थोड़ी और गर्म चाय डाल दी। मेरी वह चुप्पी उन्हें यह समझा रही थी कि अब मैं उनकी शिकायतों का दर्पण नहीं बनूंगी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते को एक अंतिम मोड़ पर ला खड़ा किया। बेटे ने व्यापार में एक बड़ा निवेश किया था, जिसके खिलाफ मैंने उसे महीनों पहले आगाह किया था।
वह निवेश डूब गया। उस रात वह घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में हार साफ दिखाई दे रही थी। वह ड्राइंग रूम में सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे पता था कि उसे इस वक्त क्या उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि मैं आऊंगी, उसे डांटूंगी या फिर वही घिसे पिटे शब्द कहूंगी, देखा, मैंने कहा था ना। वह शायद उस डांट के लिए तैयार था, क्योंकि डांट उसे उसकी गलती के बोझ से मुक्त कर देती। लेकिन मैं रसोई से निकली, उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी रखा और बिना एक शब्द बोले उसके कंधे पर हाथ रखकर सहलाया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी टूटी हुई खिलौना गाड़ी को देखकर रोता है। माँ, मैंने सब बर्बाद कर दिया। आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी, उसने हिचकियों के बीच कहा। उस वक्त मेरी खामोशी मेरा सबसे बड़ा हथियार और मरहम दोनों बन गई। अगर मैं बोलती तो शायद उसमें अहंकार की गंध आती, पर मेरी चुप्पी में केवल करुणा थी। उस रात मैंने सीखा कि कभी कभी शब्द घाव भरते नहीं, बल्कि उन्हें कुरेद देते हैं। मेरे मौन ने उसे अपनी गलती का सामना करने का साहस दिया, बिना किसी ग्लानि के। उस रात के बाद उसने मुझे एक अलग नजर से देखना शुरू किया। वह अब मुझे केवल माँ नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देख रहा था, जिसके पास खामोशी की एक अगाध पूंजी थी। धीरे धीरे मेरी इस चुप्पी ने घर के समीकरण बदल दिए। अब घर में शोर कम और संवाद अधिक होने लगा था। पति ने अब अपनी चीजें खुद व्यवस्थित करना शुरू किया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अब मैं उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं रही। और मैंने अपने लिए एक नया कोना ढूंढ लिया था। मैंने घर के पास ही एक छोटी सी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वहां जाकर बैठना, अजनबियों को देखना और किताबों की खुशबू में खो जाना मुझे एक अजीब सी आजादी देता था। 55 की उम्र में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं 18 की हूं और दुनिया को पहली बार अपनी नजरों से देख रही हूं, न कि अपनी माँ या सास की नजरों से। पर क्या यह सफर इतना आसान था? नहीं। बीच बीच में मेरा पुराना स्वरूप सिर उठाता था। मन करता था कि फिर से घर के मामलों में दखल दूं, फिर से बताऊं कि दाल में नमक कम है या तकिए का कवर गंदा है। पर हर बार मैं अपने भीतर की उस 55 साल की औरत को याद करती, जिसने अपनी शांति की कीमत पर यह अधिकार खोया था। मैंने महसूस किया कि अधिकार और आदर में बहुत अंतर है। अधिकार मांगना पड़ता है, थोपना पड़ता है, लेकिन आदर आपके व्यक्तित्व की गहराई से खुद ब खुद उपजता है। जब घर की दीवारों के भीतर बदलाव आता है, तो उसकी गूंज बाहर तक पहुंचने में देर नहीं लगती। समाज की आंखें बहुत पैनी होती हैं, खासकर एक ऐसी औरत के लिए जो अचानक नियमों की लीक से हटकर चलने लगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए मैं हमेशा आदर्श बहू और समर्पित माँ रही थी। वह जो हर शादी ब्याह में बढ़ चढ़कर काम करती थी और सबकी बातों में हाँ मिलाती थी। लेकिन अब मेरा कम बोलना और अपनी ही धुन में रहना लोगों को खटकने लगा था। मेरे कान अक्सर उन फुसफुसाहटों को पकड़ लेते जो मेरे पीठ पीछे होती थीं। बेचारी को क्या हो गया है? बेटा हाथ से निकल गया है, शायद इसीलिए सदमे में है। या 55 की उम्र में अब ये लाइब्रेरी और अकेले टहलने का क्या शौक चढ़ा है? घर गृहस्थी से मन भर गया क्या? एक दिन मेरी ननद घर आईं। वे स्वभाव से मुखर हैं और उन्हें लगता है कि परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का ठेका उन्हीं के पास है। चाय की मेज पर उन्होंने सीधे ही वार किया, भाभी, आजकल आप कुछ गुमसुम सी रहती हैं। भाई साहब कह रहे थे कि आप घंटों खिड़की के पास बैठी रहती हैं। इस उम्र में वैराग्य शोभा नहीं देता। आखिर घर परिवार को आपकी जरूरत है। मैंने उन्हें देखा और मन ही मन मुस्कुराई। सालों पहले अगर उन्होंने यह कहा होता तो मैं सफाई देने लगती, शायद रो पड़ती या उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती कि मैं ठीक हूं। लेकिन उस दिन मैंने बस शांति से चाय का घूंट भरा और कहा, दीदी, वैराग्य नहीं, यह थोड़ा सा ठहराव है। और जरूरतें तो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। अब मुझे खुद की भी थोड़ी जरूरत महसूस होने लगी है।
मेरी यह स्पष्टता उन्हें चुप कराने के लिए काफी थी, लेकिन इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम औरतें अपनी पूरी जिंदगी जरूरत की बैसाखियों पर क्यों टिकी रहती हैं। क्यों हमें लगता है कि अगर हम किसी के काम नहीं आ रहे तो हमारा अस्तित्व बेकार है। उस शाम जब मैं पार्क में टहल रही थी तो मैंने नीम के एक पुराने पेड़ को देखा। उसकी जड़ें गहरी थीं, वह स्थिर था। वह किसी को फल देने के लिए दौड़ नहीं रहा था, बस अपनी जगह पर खड़ा था। जो उसके पास आता उसे छाया मिल जाती। मैंने सोचा, मुझे भी बस ऐसा ही बनना है। मुझे किसी के पीछे भागकर अपनी उपयोगिता साबित नहीं करनी है। मेरी शांति ही मेरा फल होनी चाहिए। उसी दौरान मेरी एक पुरानी सहेली, जो अब एक एनजीओ चलाती थी, मुझसे मिलने आई। उसने मेरी आंखों में वह नयापन देख लिया जो शायद मेरे परिवार वाले नहीं देख पाए थे। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे पास शब्दों का खजाना है और अब एक गहरा अनुभव भी। क्यों नहीं तुम हमारे सेंटर पर उन युवतियों से बात करती जो जीवन के संघर्षों से हार मान रही हैं। पहले तो मैं हिचकिचाई। क्या मैं, जो खुद चुप रहना सीख रही हूं, दूसरों को कुछ सिखा पाऊंगी? लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा यह मौन ही तो मेरा सबसे बड़ा सबक है। मैंने वहां जाना शुरू किया। वहां मैंने उन लड़कियों को देखा जो अपनी आवाज ढूंढ रही थीं। मैंने उन्हें बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहना और खुद का सम्मान करना सिखाना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे मैं बाहरी दुनिया में खुद को अभिव्यक्त करने लगी, घर के भीतर मेरा मान बढ़ने लगा। बेटा, जो कभी मेरी बातों को पुराना कहकर टाल देता था, अब अक्सर शाम को मेरे पास आकर बैठता। वह अब सलाह नहीं मांगता था, बस अपना दिन साझा करता था। उसे पता था कि मैं उसे जज नहीं करूंगी। पति ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि मेरी चुप्पी कोई नाराजगी नहीं, बल्कि मेरी एक नई पहचान है। उन्होंने अब मुझसे यह पूछना शुरू किया कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। यह एक छोटा सा सवाल था, पर मेरे लिए यह एक बड़ी जीत थी। 55 साल की यह उम्र, जो कभी मुझे अंत जैसी लगती थी, अब एक नई शुरुआत लगने लगी थी। मैंने सीखा कि जब आप दुनिया के शोर को अनसुना कर देते हैं, तो आपको वह संगीत सुनाई देने लगता है जो आपके भीतर सालों से बज रहा था, पर जिसकी आवाज जिम्मेदारियों के कोलाहल में दब गई थी। मेरी डायरी के पन्ने अब भरने लगे थे और हर पन्ना मेरे एक नए जन्म की गवाही दे रहा था। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने अतीत के साथ संधि कर लेना भी है। 55 साल की उम्र में जब मैं अपनी शांति के एक नए द्वीप पर पहुंच चुकी थी, तब अचानक एक पुरानी स्मृति ने मेरे शांत वर्तमान की सतह पर कंकड़ फेंक दिया। वह एक पत्र था। अलमारी की सफाई करते समय एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच से वह निकलकर सामने आया। वह पत्र मेरे उस अधूरे सपने का हिस्सा था, जिसे मैंने अपनी शादी और गृहस्थी की वेदी पर चुपचाप भेंट चढ़ा दिया था। जवानी के दिनों में मुझे कविताएं लिखने और मंच पर बोलने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि एक बड़े संस्थान से मुझे आगे की पढ़ाई का प्रस्ताव भी मिला था। लेकिन तब पिता के अनुशासन और फिर पति की सुविधा के लिए मैंने उस पत्र को बिना उत्तर दिए ही दबा दिया था। उस पीले पड़ चुके कागज को हाथ में लेकर मैं कांप उठी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने रातों को तकिए में मुंह छिपाकर उस सपने की मौत पर आंसू बहाए थे। सालों तक मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि मैं एक अच्छी पत्नी और मां बनकर खुश हूं, लेकिन उस पत्र ने आज मेरी उस दबी हुई टीस को फिर से जिंदा कर दिया। अचानक मेरे भीतर एक विद्रोह जागा। क्या मेरी चुप्पी का कारण वाकई मेरी समझदारी थी, या यह केवल डर था? क्या मैंने त्याग किया था, या मैं बस हार मान गई थी? उस रात मैं सो नहीं सकी। ऐसा लगा जैसे वह 25 साल की लड़की आज 55 साल की इस औरत की आंखों में आंखें डालकर पूछ रही हो, तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अगली सुबह जब घर में चाय की खामोश रस्में पूरी हो रही थीं, तो मैंने पहली बार अपनी चुप्पी को तोड़ा। लेकिन इस बार मेरी आवाज में वह पुरानी चिड़चिड़ाहट या ममता की अधीरता नहीं थी।
उसमें एक ठोस स्पष्टता थी। मैंने नाश्ते की मेज पर पति और बेटे को वह पत्र दिखाया। पति ने उसे सरसरी तौर पर देखा और बोले, अरे, यह तो बहुत पुरानी बात है, अब इसे कुरेदने का क्या फायदा? बेटा भी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन मैंने शांत भाव से कहा, फायदा या नुकसान की बात नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं अब उस अधूरेपन को अपने साथ और आगे नहीं ले जाना चाहती। मैंने तय किया है कि मैं फिर से लिखना शुरू करूंगी, और इस बार मैं इसे किसी डायरी में बंद नहीं रखूंगी। पति के हाथ से अखबार गिर गया और बेटा मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई अजनबी हूं। लेकिन इस बार मुझे उनकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी। मैंने महसूस किया कि मेरी चुप्पी तब तक अधूरी है जब तक वह मुझे सच बोलने का साहस न दे। मैंने अपनी सहेली के एनजीओ के माध्यम से एक छोटा सा कविता संग्रह प्रकाशित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। जब मैंने अपनी पहली कविता सार्वजनिक रूप से पढ़ी तो मेरी आवाज पहले थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन फिर वह ऊंची और स्थिर होती गई। उस दिन मुझे समझ आया कि जो शब्द हम सालों तक भीतर रोक कर रखते हैं, वे या तो जहर बन जाते हैं या फिर कविता। मैंने कविता को चुना। इस फैसले ने मेरे घर के वातावरण को एक बार फिर हिला दिया, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि सम्मान की वजह से। पति ने देखा कि मैं अब केवल उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, बल्कि मेरी अपनी भी एक समानांतर दुनिया है, जहां मैं उनकी पत्नी होने के नाते नहीं, बल्कि खुद होने के नाते पहचानी जाती हूं। बेटे ने एक दिन मेरी एक कविता पढ़ी और पहली बार उसकी आंखों में अपनी मां के लिए एक ऐसी प्रशंसा दिखी जो शायद किसी बड़ी उपलब्धि पर भी नहीं मिली थी। उसने कहा, मां, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गहरा सोचती हैं। मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, गहराई बोलने से नहीं, सहने और महसूस करने से आती है। अब मेरे जीवन का 15वां घंटा करीब आ रहा था, वह समय जहां मुझे अपने अनुभवों का निचोड़ खुद को सौंपना था। मैंने सीखा कि रिश्तों में पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि वह स्पेस है जहां दूसरा व्यक्ति बढ़ सके और आप खुद को संवार सकें। मेरी चुप्पी ने मुझे यह नहीं सिखाया कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि यह सिखाया कि दुनिया के बीच रहकर भी अपना केंद्र कैसे ढूंढा जाता है। 55 की उम्र अब मुझे ढलती हुई शाम नहीं, बल्कि एक सुनहरी दोपहरी लगने लगी थी, जहां धूप तेज जरूर है, पर मंजिल साफ दिखाई दे रही है। इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आकर जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे वे 15 घंटे याद आते हैं जिन्होंने मेरे पिछले 55 वर्षों का अर्थ बदल दिया। आज मेरे घर की हवा में एक अलग तरह की सुगंधी है। यह वह सुगंधी नहीं है जो केवल धूप बत्ती या ताज़ा फूलों से आती है। यह उस आत्म सम्मान की महक है जिसे मैंने अपनी खामोशी के मलबे से खोदकर निकाला है। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा पहला विचार यह नहीं होता कि आज उन्हें नाश्ते में क्या चाहिए, बल्कि यह होता है कि आज मैं अपने मन के किस कोने को और करीब से जानूंगी। मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता अब एक नए धरातल पर है। वह अब मेरी चुप्पी से डरता नहीं है, बल्कि उसका सम्मान करता है। पिछले दिनों जब वह अपनी किसी समस्या में उलझा था, तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ थामे रहा। उस मौन में एक ऐसा संवाद था जो शायद हजारों शब्द भी नहीं कर पाते। मैंने महसूस किया कि मेरी शांति ने उसे एक ऐसा सुरक्षित घर दिया है जहां वह बिना किसी डर के कमजोर हो सकता है। अब मैं उसे सलाह नहीं देती, मैं उसे स्पेस देती हूँ, और उसी स्पेस में वह एक बेहतर इंसान बनकर उभर रहा है। पति के साथ भी अब एक ऐसी समझदारी विकसित हो गई है जहां शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। हम दोनों ने यह स्वीकार कर लिया है कि हम दो अलग व्यक्ति हैं जो एक साथ चल रहे हैं, न कि एक दूसरे की परछाई। मेरी कविताओं का वह संग्रह अब छपकर तैयार है। जब पहली बार मैंने अपनी किताब की खुशबू को महसूस किया, तो मुझे लगा जैसे मेरी माँ की वह सहनशीलता और पिता का वह मौन सब सार्थक हो गए। मैंने अपनी माँ की उस चुप्पी को, जो कभी मुझे कमजोरी लगती थी,
अब एक महान शक्ति के रूप में पहचान लिया है। वह चुप्पी हार नहीं थी, वह तो उस घर को जोड़े रखने का गोंद थी। बस फर्क इतना है कि मैंने उस चुप्पी के साथ अपनी आवाज को भी जोड़ दिया है। मैंने खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को पाकर दूसरों के लिए जीना सीखा है। आज जब मैं अपनी बालकनी में बैठती हूँ, तो 55 साल की यह औरत मुझे एक पुरानी जर्जर इमारत नहीं, बल्कि एक आलीशान बरगद जैसा महसूस होती है, जिसकी जड़ें गहरी हैं, जिसके पास हजारों कहानियां हैं और जिसके नीचे थके हुए मुसाफिरों को सुकून मिलता है। मैं उन सभी स्त्रियों से बस इतना कहना चाहती हूँ जो आज भी अपनी आवाज को रसोई के धुएं में या बच्चों की खिलखिलाहट में कहीं भूल गई हैं। चुप रहना सीखिए, पर दबना नहीं। खामोश रहिए, पर सुन्न नहीं। अपनी चुप्पी को एक ऐसी गुफा बनाइए जहां आप खुद की तलाश कर सकें, न कि ऐसी जेल जहां आप खुद को कैद कर लें। मेरी यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। वह अध्याय जहां मैं अब केवल एक माँ, पत्नी या बहू नहीं हूँ। मैं एक कवि हूँ, एक पाठक हूँ, एक श्रोता हूँ, और सबसे बढ़कर मैं अपने अस्तित्व की खुद साक्षी हूँ। 55 की उम्र में मैंने यह जान लिया है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़ाई वह होती है जिसे हम किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डरों और संकोच से लड़ते हैं। और उस लड़ाई को जीतने के लिए कभी कभी आपको बस एक गहरी सांस लेनी होती है और खामोश हो जाना होता है। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका है, पर आसमान में एक अनोखी लाली बची है। यह लाली वादा है एक नई सुबह का, एक ऐसी सुबह जहां मेरी आवाज और मेरी चुप्पी दोनों ही मेरे अपने होंगे।